नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीवा विश्वविद्यालय के उस सिलेबस के बारे में जिसमें मुझे हल्का सा डाउट है। मैं आपसे ये क्लियर चाहता हूँ कि आप मुझे ये क्लेरिफिकेशन दें, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या यही सिलेबस है रीवा विश्वविद्यालय का और इसी के ज़रिए क्या मुझे अगले वीडियोस बनाने चाहिए, क्योंकि मेरा तो एमए ख़त्म हो चुका है। तो अब मुझे बस लोगों की क्यूरीज़, लोगों के जो सवाल हैं या फिर लोगों की जो समस्याएं हैं, मैं चाहता हूं कि मैं किस हद तक आपकी समस्याओं को दूर कर सकता हूं, क्योंकि इतिहास मैं अभी भी पढ़ रहा हूं नेट जेआरएफ के लिए और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूं, नोट्स भी बना रहा हूं। तो हो सकता है कि मेरे नोट्स आपके लिए कहीं ना कहीं काम आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरी इतनी सी मदद कर पाएँ तो मैं आपकी बहुत सारी मदद कर पाऊँगा। तो दोस्तों, मेरे पास में जो एक कमेंट आया था, मिस आयु करके एक यूज़र है, उनके द्वारा आया था कि इन्हें कुछ टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए थे। एमए थर्ड सेम के जो पेपर हैं चार, पहला स्थापत्य का इतिहास है, दूसरा विश्व इतिहास 18वीं 19वीं शताब्दी का, तीसरा पेपर भारत में राज्य और चौथा पेपर था मराठों का इतिहास 1627 से 1818। हालांकि दोस्तों, मराठों के इतिहास पर लगभग 90% वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे और उन्हीं के ज़रिए आप अपने मराठों के इतिहास वाले पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके जो वीडियोस है वो आपको थर्ड और फोर्थ सेम की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा परेशानी ना हो इसके लिए मराठों का इतिहास करके एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, मराठा साम्राज्य नाम से। आप चैनल में जाकर उस प्लेलिस्ट के ज़रिए मराठा साम्राज्य को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर तीसरा जो पेपर है वो भारत में राज्य है। इसके भी काफ़ी वीडियोस आपको एमए के फर्स्ट, थर्ड और सेकंड सेम इन प्लेलिस्ट में आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ढूंढेंगे, भारत में राज्य का मतलब क्या है, जो प्राचीन काल के जो टॉपिक्स हैं जैसे महाजनपद हो गया, हर्षवर्धन हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, इनके बारे में वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे फर्स्ट से लेके थर्ड सेम तक में। क्योंकि दोस्तों, हर कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस बहुत अलग होते हैं। इसीलिए आपको कुछ वीडियोस, अगर आप थर्ड सेम में हैं तो आपको कुछ वीडियोस मेरे चैनल के फर्स्ट सेम में मिलेंगे, फोर्थ सेम में मिलेंगे, क्योंकि मैंने उन वीडियोस को उस हिसाब से जमाया हूँ जैसे मेरे कॉलेज में था। अब आपके कॉलेज में कोई टॉपिक हो सकता है थर्ड सेम में हो और मेरे कॉलेज में वो टॉपिक फर्स्ट सेम में रहा होगा। इसलिए अगर आप किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं और आप एमए इतिहास कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल में 4 प्लेलिस्ट है, चारों को आपको एक बार चेक करना चाहिए। और जो सेकंड पेपर है विश्व इतिहास 18वीं और 19वीं शताब्दी, ये भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पर? फर्स्ट से लेके फोर्थ सेम तक की जो प्लेलिस्ट है उनमें आप देखेंगे तो ये इसके भी कुछ कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे। भारतीय स्थापत्य का इतिहास, तो इसके कुछ वीडियोस आपको चैनल पर नहीं मिलने वाले, फोर्थ सेम में इक्का दुक्का मिल सकते हैं। चित्रकला हो गया, स्थापत्य कला हो गया, इनके वीडियोस आपको मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरे जो सिलेबस था हमारा उसमें ये टॉपिक नहीं था। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो सिलेबस दिखाता हूँ जो मुझे मिला है कहाँ से। ये है एमए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, प्रोग्राम प्रोग्राम एंड कोर्स आउटकम 2021-22 का ये सिलेबस है। और कई सारी यूनिवर्सिटीज़, कई सारे विश्वविद्यालय अपने सिलेबस को समय समय पर अपडेट नहीं करवाते हैं। हालांकि जिस कॉलेज से मैं था वहाँ पर तो हर साल में अपडेट होता था। तो अगर इस कॉलेज की भी हम बात करें, जो रीवा यूनिवर्सिटी है, अगर 2022 का सिलेबस है तो 2025 में अपडेट होगा, यानी कि आप इसे देख सकते हैं। और कई बार सिलेबस अपडेट होते भी हैं ना तो नई चीज़ें उसमें ऐड नहीं होती है, जैसे कि जो हमारा 2019 का सिलेबस था वो अभी 2023 में अपडेट हुआ था। अपडेट का मतलब होता है कि फिर से एक दो कॉलेज के प्रोफेसर्स को डिपार्टमेंट वाले बुलाते हैं संगोष्ठी टाइप में और सब बैठकर विचार विमर्श करते हैं। कुछ पुराने स्टूडेंट्स को भी बुलाते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या इस सिलेबस में कुछ नई चीज़ें हमें ऐड करनी है। तो बहुत कम नई चीज़ें ऐड होती, नहीं तो वही सिलेबस होता है। तो आप इसी सिलेबस के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आपसे क्या मदद चाहिए? मुझे आपसे मदद चाहिए कि मैं इस सिलेबस को आपके सामने रखूँगा
आपको ये बताना है कि क्या ये वही सिलेबस है जो आपके कॉलेज का है, आपकी यूनिवर्सिटी का है। अगर आप में से कोई एक स्टूडेंट भी कमेंट कर देता है कि हाँ ये वही है, तो मैं ज़रूर इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने शुरू कर दूंगा, जो आपको 1 नवंबर से मिलने लगेंगे। क्योंकि अभी दीपावली है तो मुझे पुताई करनी है घर की, और नहीं तो भैया घर में बहुत पिटाई होगी। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, एपीएस यानी कि अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा, मध्य प्रदेश, इसका सिलेबस देखते हैं। एमए। सीबीसीएस यानी कि, अब ये सीबीसीएस क्या होता है भाई साहब? तो सीबीसीएस क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होती है, नहीं होना ठीक है। एक बार मैंने अभी इसमें को सर्च भी किया था, तो एक बार और देख लेते हैं इसको, कहाँ है। एक तो ये बीएसएनएल का नेटवर्क भी झंड है पूरा। इस देखिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विच इज़ अ लर्निंग अप्रोच दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू चॉइस देयर कोर्स एंड स्टडी देयर वन पीस। यानी कि चीज़ों को आप बांट कर भी पढ़ सकते हैं, ऐसा ये बता रहा है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। अब इस सिलेबस को हम समझते हैं, अब इस सिलेबस को देखते हैं। तो यहाँ पर 4 सेमेस्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, 4 सेमेस्टर। अब यहाँ पर AIHC क्या है ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी वो नहीं होना चाहिए। मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा सा स्लो चलता है, इसलिए मैं चीज़ों को देख लेता हूँ। AIHC फुल फॉर्म क्या है, अब इसको देखते हैं। तो ये है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो मतलब कि यहाँ पर जो पेपर है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है एमए में? अरे भैया 1 सेकंड मित्रों, ये तैयार नहीं हो रहा, अब हो गया। AIHC यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कोलॉजी, ये पेपर का नाम है, ठीक है। अब एमए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी नीचे लिखा था, हम ऊपर से सर्च कर रहे थे, बताओ। सीबीसीएस पैटर्न पर है, ये आपने देख लिया होगा, फुल फॉर्म भी उसका। अब ये 4 सेमेस्टर की जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, और जो कि पूरे दिमाग के बाहर है, क्योंकि जो आयु ने बताई थी वो तो यहाँ पर से कुछ भी मिल नहीं रहे। लेकिन फिर भी आप इन्हें पढ़ते जाइए, और कुछ में आपको लगे कि हाँ यही है तो आप कमेंट कर देना। मैं उस टॉपिक पर पहले तो मुझे बुक खरीदनी पड़ेगी, फिर मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा, फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 नवंबर से वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगा। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न आपका कैसा रहेगा, तो ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये रीवा विश्वविद्यालय का है। अगर आप उससे जुड़े हुए विद्यार्थी हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए। देखिए, हर पेपर रहेगा कितने नंबर का? 100 नंबर का। पहला जो 60 नंबर मिलेंगे वो आपको वो थ्योरी पे मिलेंगे, और 40 नंबर जो मिलेंगे वो आपको इंटरनल पे मिलेंगे, यानी कि जो सीसी वगैरह होते हैं ना, सीसी एग्ज़ाम, उन पर आपको मिलेंगे। अब एक बार देखिएगा ज़रा, डाटा बन नहीं रहेगा तो फिर मैसेज आते ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका थ्योरी रहेगा ना, वहाँ पर 24 नंबर पासिंग मार्क्स रहेंगे, और 60 नंबर मैक्सिमम रहेंगे, क्योंकि ये 60 नंबर के ही होते हैं। और जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं, जो सीसी होते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह जो होते हैं आपके, वो 40 नंबर के होंगे, और 14 नंबर यहाँ पर पासिंग मार्क्स होंगे, और 40 नंबर यहाँ पर मैक्सिमम आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पर से पेपर 1, सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अगर ये पेपर है आपका, सोर्स यानी कि स्रोत, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, अगर ये पेपर है तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर इसके टॉपिक्स हैं, आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? वैदिक लिटरेचर, ठीक है। ब्राह्मण लिटरेचर आपको पढ़ना है, जो शतपथ है या फिर आरण्यक ब्राह्मण है, यानी कि जो ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ है वो आपको पढ़ना है, उनसे क्या जानकारी मिलती है, ये यूनिट 1 में है। यूनिट 2 में क्या है? जो पोस्ट वैदिक लिटरेचर है वो आपको बताना है, जो
अलग अलग जैन ग्रंथ है या फिर जो बौद्ध लिटरेचर है, भागवती सूत्र है, इनके बारे में आपको बताना है। और जो थर्ड यूनिट है इसमें आपको क्या बताना है कि जो कौटिल्यास का जो अर्थशास्त्र है, उसके बाद में जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, पतंजलि का महाभाष्य है, तो ये चीज़ें आपको बतानी है। रास तरंगिणी है। अब इसके बाद में देखिए हर्ष चरित्र है। अब यूनिट 4 में क्या है? यूनिट 4 में है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, सील्स एंड देयर इम्पोर्टेंस एज सोर्स। अब देखिए जो सेल है, जो इकोनॉमिक है, वो आपको बताना है। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सोर्स वो आपको बताना है यहाँ पर। फिर उसके बाद में जो 5th यूनिट है, अब इसमें आपको विदेशी यात्रियों के बारे में बताना है। जो फायान है, जो हैंसांग है, इत्सिंग है, इनके बारे में आपको बताना है। पहली यूनिट में ये है। अगर आपके किसी भी पेपर का नाम एंशिएंट हिस्ट्री है, भारत में राज्य है, या फिर आपके पहले पेपर का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और उसके टॉपिक में दिया गया है वैदिक लिटरेचर, उत्तर वैदिक लिटरेचर, फिर उसके बाद में जैन बौद्ध लिटरेचर, फिर उसके बाद में जो विदेशी यात्री हैं इनके बारे में लिखा हुआ है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियोस बना दूंगा। इसके बाद में देखिए इंडियन प्री हिस्ट्री। अब देखिए पेपर 2 यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर देखिए ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, मेजर थ्योरीज ऑन द origin of animals, origin of humans, अर्ली ह्यूमन स्पेसीज, जो ऑस्ट्रोपिथिकस है, होमो इरेक्टस है, होमोसेपियंस है, जो अलग अलग प्रकार की प्रजाति है, यानी कि मानव की उत्पत्ति से जुड़ी चीज़ें यहाँ पर जानना पहली यूनिट का यहाँ पर बात है। यानी कि कुल मिलाकर जो फर्स्ट यूनिट है वो जा रही थी वैदिक साहित्य तक, यानी कि वैदिक काल तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और ये जा रही है उससे बहुत पहले, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का काल, जो प्रागैतिहासिक काल है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल अगर आपके सिलेबस में है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इस पर भी मैं जानकारी डालने का प्रयास करूँगा। अब देखिएगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया पार्ट 1। कुछ चीज़ें यहाँ पर 2 पार्ट में है, 3 पार्ट में है। तो ये पहला पार्ट है, आपको बताना है पूर्वी भारत, जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्व भारत है, पूर्वी भारत की राजनीतिक इतिहास आपको बताना है। ठीक है। पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ 6th सेंचुरी BC टू 16, जो क्या है, जो महाजनपद है, 16 महाजनपद है, रिपब्लिक स्टेट है, यानी कि जो संघ गणराज्य है, उनके बारे में आपको बताना है। फिर जो हर्यक डायनेस्टी है, जो बिंबसाक है, फिर अजातशत्रु है, फिर नंदा डायनेस्टी है, महाजनपद है, घनानंद, अलेक्जेंडर का जो आक्रमण होता है वो है। फिर यूनिट 3 में जो मौर्य डायनेस्टी है उसका ओरिजिन आपको बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक एंड हिज धम्म। फिर आपका आता है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपको शुंग डायनेस्टी बताना है। शुंग डायनेस्टी के बाद में सातवाहन डायनेस्टी, गौतमी सन सातकर्णी। फिर आता है जो पुलमावी है, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, इसके बारे में आपको बताना है। सातवाहना शैक स्ट्रगल जो आपको बताना है। फिर 4th यूनिट में आता है जो वेस्टर्न इंडिया है, नहापान है वेस्टर्न इंडिया। फिर रुद्र के लिखा हुआ है रुद्रदामन कुषाण डायनेस्टी आपको बताना है। फिर इसके बाद में कनिष्क गुप्त एम्पायर, ओरिजिन ऑफ चंद्रगुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। फिर उसके बाद में आपको बताना है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बताना है। 5th यूनिट में क्या है, तो इसमें आपको कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, फिर क्या है, वाकाटक का रिलेशनशिप, यानी कि जो गुप्त वंश के थे ना, इनका जो वाकाटक वंश के जो शासक थे, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे, इनसे क्या इनका रिलेशन था, इनके बारे में भी आपको बताना है। तो इस पेपर में कहाँ से कहाँ तक है, तो 6वीं शताब्दी से लेकर गुप्त वंश और वाकाटक वंश तक की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो अगर ये भी आपके सिलेबस में, आपके पेपर में है शामिल, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद में देखिए आर्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये आपको बताना है। यूनिट 1 में क्या है, इंडस आर्किटेक्चर,
जो सिंधु सभ्यता का जो है टाउन प्लानिंग यानी कि नगर निर्माण, जो ग्रीनरी, वाटर टैंक यानी कि जो उनका स्नानागार है उसके बारे में, जो लोथल डॉक एंड मेजर फीचर ऑफ इंडस आर्किटेक्चर है उसके बारे में आपको बताना है। यूनिट 2 में जो है स्तूप एंड केव्स यानी कि जो स्तूप है जो अशोक के काल में बने उनके बारे में आपको बतानी है। फिर उसके बाद में आपको जो भगवान शिव के टेम्पल जो आपको भुमरा में देखने को मिलता है, भुमरा का शिव मंदिर, वो आपको बताना है। पार्वती, ये वही लिखना, पार्वती टेम्पल एट नचना कुठारा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद में दशावतार टेम्पल एट देवगढ़ इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको नागरा, वैसा, द्रवड़ और ये क्या है, भूमजी भूमजी इन शैलियों के बारे में आपको बताना है कि ये किस तरह से इनमें मंदिर निर्माण होता था। फिर इसके बाद में यूनिट 4 आती है, तो इसमें आपको कलचुरी टेम्पल, शिव टेम्पल ऑफ लिहा एंड विराटकेश्वर टेम्पल एट सोहागपुर। फिर इसके बाद में अलग अलग प्रकार के मंदिरों के बारे में आपको बताना है। फिर 5th यूनिट में आपको बताना है जो ओडिशा के टेम्पल है, ओडिशा शैली है उसके बारे में आपको बताना है। इसको एक प्रकार से ओडिशा स्कूल कहते हैं, ओडिशा स्कूल के नाम से इस शैली को जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कोणार्क का हो गया या फिर जो लिंगराज का हो गया, इसके बाद में आपको बताना है जो चोलकालीन यहाँ पर मंदिर निर्माण हुए उनके बारे में आपको बताना है। दोस्तों, तो ये एक पेपर हो चुका है। अब इसके बाद में हम सेकंड सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के वो पेपर थे, अब हम सेकंड सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं। तो मैं चारों सेमेस्टर के बारे में बता रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, प्लीज़ सब्र के साथ में देखिएगा। तो आइए देखते हैं। सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया पार्ट 2। पहले सेमेस्टर में पार्ट 1 था, सेकंड सेमेस्टर में पार्ट 2 है। हो सकता है कि थर्ड सेमेस्टर में पार्ट 3 हो और फोर्थ सेमेस्टर में पार्ट 4 हो। तो यहाँ पर पार्ट 2 देखते हैं। यूनिट 1 में क्या है, लेटर गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्तोत्तर काल, जो गुप्त वंश के बाद में छोटे छोटे वंश उभरे उनके बारे में आपको बताना है। जैसे कि जो हर्षवर्धन आता है, वर्धन वंश आता है, गुर्जर प्रतिहार आते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। देखिए, ये कौन सी है, मौखरी डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी, राजवर्धन और हर्षवर्धन, इनके बारे में आपको बताना है। यूनिट 2 की बात करें तो ओरिजिन ऑफ राजपूतास, ये आपको बताना है। फिर इनमें कौन कौन से आते हैं, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, नागभट्ट सेकंड इसके बारे में, मिहिर भोज, जो पाल डायनेस्टी है, इसके बाद में धर्मपाल आते हैं, देवपाल आते हैं। जो इनका जो ट्रायंगल यानी कि जो त्रिकोणीय संघर्ष होता है इनका, इसके बारे में आपको बताना है। यूनिट 3 में आता है कलचुरी डायनेस्टी। ठीक है, इसमें आता है गंगेय देव। फिर जो आता है चंदेला डायनेस्टी आती है। फिर अचीवमेंट्स ऑफ यशोवर्मन, धंग, और जो ये क्या लिखा है भैया, विजयधरा, इसके बारे विद्याधरा, इसके बारे में आपको बतानी है। दोस्तों, यूनिट 4 की बात आती है तो परमार डायनेस्टी के बारे में आपको बताना है। फिर इनके जो राजा है, सिंधुराज, भोजराज, ग्वालियर जो है जनरल इंट्रोडक्शन एंड जो है दोकबंद ब्रांच है, इनके बारे में आपको बताना है। 5th यूनिट में जो आता है गहरवाल डायनेस्टी आता है। फिर गोविंद चंद्र, विजय चंद्र जो है, इनके बारे में आपको बताना है। तो जो पृथ्वीराज थर्ड आते हैं, कुल मिलाकर ये आ गए हैं मध्यकाल तक, यहाँ पर हम आ चुके हैं। जो मोहम्मद गौरी का आक्रमण है वहाँ तक हम आ चुके हैं। फिर इसके बाद में जो सेकेंड सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है वो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो यहाँ पर यूनिट 1 में आपको संगम एज लिटरेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है। चेर चोल पांड्य वंशों के बारे में बताना है। यूनिट 2 की बात करें तो चालुक्य डायनेस्टी, फिर चालुक्य ऑफ बातापी, पुलकेशिन सेकंड, चालुक्य ऑफ कल्याणी, संबेश्वरा फर्स्ट। फिर उसके बाद में अलग अलग राजा है, वेंगी के जो अलग अलग राजा है, चालुक्य हैं वेंगी के, उनके आपको बताना है। 3rd यूनिट में आता है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। फिर इसके जो राजा हैं
ध्रुवा, फिर गोविंद थर्ड, फिर अमोग्रवंश, इनके बारे में आपको बताना है, जो चीफ रूलर्स रहे उनके बारे में। चौथी यूनिट में क्या है, पल्लव डायनेस्टी है, इनके जो अलग अलग राजा हैं, नरसिंहवर्मन फर्स्ट, नरसिंहवर्मन सेकंड, उनके बारे में दिया गया है। फिर फिफ्थ यूनिट में चोला डायनेस्टी, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र चोला, चोला चालुक्य कन्फ्लिक्ट यानी कि चोल चालुक्य के बीच के संघर्ष को आपको बताना है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पर के बाद में हम देखते हैं तीसरे पेपर, प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्रोटो हिस्ट्री यानी कि देखिए अब चारकोलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया, मालवा, अहर, जो जोरवा, यानी कि अलग अलग संस्कृति के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यूनिट थर्ड की बात करें तो पोट्री कल्चर एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ग्रीक वार। तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की ट्रेडिशन आपको यहाँ पर समझना है और फिर उसके बाद में उनके बारे में बताना है। फोर्थ यूनिट में आपको जो कॉपर यानी कि जो ताम्र पाषाणकालीन स्थल है उनके बारे में आपको बताना है। फिफ्थ यूनिट में क्या है, फिफ्थ यूनिट में आपको यहाँ पर जो इंडियन जो आर्कियोलॉजी है उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बताना है और प्लेसेस के बारे में यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, और शायद मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बस मैं आपको ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो मैं चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ क्या आपसे वो रिलेट कर पा रहे हैं, क्या फिर आपके सिलेबस से कुछ चीज़ें मैच करती हैं। अभी तो हम सेकंड सेमेस्टर में हैं, अभी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में भी जाना है, इसलिए आप अपने सेमेस्टर के हिसाब से भी ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप सेकंड सेमेस्टर में ही बोले कि नहीं भैया ये थर्ड सेमेस्टर का नहीं है, बस वीडियो छोड़ो चलो। तो अभी सेकंड सेमेस्टर में है, अभी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में भी आएंगे। आपका समय बचे इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से भी बोल रहा हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो फोर्थ पेपर है वो है एलिमेंट्स ऑफ स्क्रप्चर एंड जो क्या लिखा भैया, इकोनोग्राफी। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मैं ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम मुझे जा रही है। यहाँ पर देखिए मीनिंग ऑफ आइडियल एंड स्टेट, जो क्या है, बिटवीन एंड ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ वर्शिप। फिर यूनिट सेकंड में क्या है, इंडस वैली। अब तो इस पेपर में जो धार्मिक चीज़ें हैं उनसे जुड़ी यहाँ पर पूछी गई हैं। अब इसके बाद में देखिए तीसरे सेमेस्टर में हम आ रहे हैं। तीसरे सेमेस्टर की जो पहली यूनिट है वो क्या कह रही है, थ्योरी ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज, मार्केट सिस्टम, मटेरियल्स यूज्ड एज करेंसी, यानी कि जो प्राचीन काल में वस्तु विनिमय की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में फर्स्ट यूनिट में दिया गया है। सेकंड यूनिट में क्या है, मेथड ऑफ मेकिंग पंचमार्क कॉइन्स। पंचमार्क क्या होता था, लोहे के ऊपर थप से एक सील मार दी जाती थी और इन्हें आहर सिक्के भी कहा जाता था। सबसे प्राचीन भारतीय सिक्कों में इन्हें ही कहा जाता है, यानी कि एक गर्म लोहे पर एक सील मार दी जाती थी, ठोक दी जाती थी, जिससे उसमें एक आकार बन जाता था और एक छपाई हो जाती थी और वो सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। तो उनकी मेथड आपको यहाँ पर बतानी है। फिर उसके बाद में आपको जो अलग अलग कॉइन है, पंचाल की कॉइन है, जो कौशाम्बी है, एंड मथुरा रिपब्लिक जो है, मालवा है, या फिर इनकी आपको कॉइन्स बतानी है। जो थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स। अब यहाँ पर डेमेट्रियस आता है, मिनांडर आता है, इनकी कॉइन आपको बतानी है। कुषाण शासकों की कॉइन आपको बतानी है। कॉइन्स टाइप ऑफ कनिष्का एंड होवेस्का एंड स्टडी ऑफ कैरेक्टरीज, इस टाइप से यहाँ पर लिखा है। तो आपको कॉइन्स के बारे में कुल मिलाकर अलग अलग शासकों के समय की कॉइन्स के बारे में बताना है। चौथी यूनिट की बात करें तो जो गुप्त वंश के जो राजा थे उनके जो सोने और चांदी के सिक्के थे उनके बारे में आपको बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, इनकी कॉइन्स के बारे में। फिफ्थ यूनिट में आता है कि चंद्रगुप्त की जो कर पद्धति थी उसके बारे में बताइए। फिर जो कुमार गुप्त थे और जो स्कंद गुप्त थे
उनकी कॉइन्स के बारे में आपको बताना है। फिर जो प्रतिहार है, कलचुरी है, चंदेलाज है और परमार किंग्स हैं, उनके सिक्कों के बारे में आपको बताना है कि उनके किस प्रकार से उनके सिक्का थे। अब जो थर्ड सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है उसके बारे में देखिए, इंडियन इंस्क्रिप्शन एंड स्क्रिप्टोग्राफी। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट यूनिट क्या है। अब देखिए ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड एंटिक्वालिटी ऑफ रिटर्न आर्ट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ खरोष्ठी स्क्रिप्ट, यानी कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि जिसमें हमें अशोक के शिलालेख भी देखने को मिलते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। सेकंड यूनिट में आपको क्या बताना है, इसी के बारे में कि जो ब्राह्मी और खरोष्ठी का जो अशोक के समय में है वो किस तरह से इस्तेमाल किया गया। थर्ड यूनिट में क्या है, तो थर्ड यूनिट में आपको हिस्टोरिकल एंड कल्चर स्टडी ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका सेकंड एंड जो है जो इसके ये क्या लिखा भैया 13th रॉक इंस्क्रिप्शन, यानी कि जो इसका 13वां शिलालेख है, एंड 7th जो 7वां पिलर यानी कि स्तंभ लेख है जो वेश नगर का है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके जो अलग अलग प्रकार के जो प्रमुख शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, जहाँ पर इन लिपियों का प्रयोग देखने को मिलता है। आपको जूनागढ़ का जो रुद्र दामन का इंस्क्रिप्शन है इसके बारे में भी आपको बताना है। केव्स इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, इनके बारे में भी आपको बताना है। हाथी गुफा के बारे में भी आपको बताना है। फोर्थ यूनिट में क्या आ जाता है, हिस्टोरिकल एंड कल्चर इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो पिलर स्तंभ है, उसके बारे में बताना है। समुद्रगुप्त मेहरौली इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रा, इसके बारे में आपको बताना है। भीतरी इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्ता, इसके बारे में आपको बताना है। फिफ्थ यूनिट में क्या आता है, पुलकेशिन सेकंड अहोल इंस्क्रिप्शन, खजुराहो इंस्क्रिप्शन ऑफ चंदेलास, रूलर यशोवर्मन एंड धंग, इंस्क्रिप्शन ऑफ रीवा सुप्री इंस्क्रिप्शन अल जे के लिखा भैया अलाह घाट इंस्क्रिप्शन ऑफ नरसिम्हा, रीवा इंस्क्रिप्शन ऑफ कर्ण, यानी कि कुल मिलाकर आपको खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि को बताते हुए और फिर अलग अलग लिपियों के बारे में पढ़ते हुए आपको ये देखना है कि भारत के इतिहास में जो अलग अलग स्तंभ लेख, शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। अब उसके बाद में थर्ड पेपर आता है एंशिएंट इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशन, यानी कि प्राचीन भारतीय धर्म और धार्मिक परंपराओं के बारे में जानना है। पहली यूनिट आती है वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड, यहाँ पर ईश्वर की जो प्रार्थना है, जो कल्ट है, जो उपासना है, वो आपको बताना है। सेकेंड यूनिट में क्या आता है, कन्वर्शन ऑफ वैदिक रिलीजियस एंड ब्राह्मिकल रिलीजियस, शिव रुद्रा, शिवलिंगा पूजा एंड शिव जी क्या स्केट, छोड़ दो इसको, यानी कि कुल मिलाकर आपको जो वैदिक काल में ईश्वर की जो भक्ति है और अलग अलग रूप हैं, इनकी कल्पना है, इसके बारे में आपको बताना है। एक हिस्टोरिकल रूप में आपको बताना है। यूनिट थर्ड में आते हैं तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म, मेजर ट्रेडिशन एंड फॉर आर्यास एंड जो इनके अष्ट मार्ग है उसके बारे में आपको बताना है। एंड बुद्ध जो हीनयान इनमें बटा, हीनयान और महायान, इनके डिक्लाइन के बारे में आपको बताना है। कुल मिलाकर थर्ड यूनिट में आपको बुद्ध से जुड़ी चीज़ें आपको बतानी है। फोर्थ यूनिट में दोस्तों ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के बारे में आपको बताना है। और चौथी यूनिट में आपको वकासा एंड नागा ट्री एंड एनिमल वर्शिप, मदर गॉडेड एंड तंत्र, आपको क्या बताना है। जो नाग है, जो बक्ष हैं, यानी कि जो
पूजा है उसके अलग अलग रूपों के बारे में बताना है। जो जानवरों की पूजा होने लगी थी, जो मंत्र उपचार यहाँ पर होने लगे थे, यहाँ पर जो देवी यानी कि मातृ देवी की पूजा होने लगी थी, इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर एक और पेपर ऐड हो जाता है, एंशियंट इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, इसके बारे में भी बताइए। इंडियन फिलोसॉफी इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसॉफी, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में सेकंड यूनिट में देखिए चारवाक एंड जैन फिलोसॉफी के बारे में आपको बताना है, चारवाक एंड जैन फिलोसॉफी के बारे में। दोस्तों तीसरी यूनिट की बात करें तो बुद्धिस्ट एंड मीमांसा फिलोसॉफी के बारे में आपको बताना है। चौथे यूनिट में आपको सांख्य योग और जो है न्याय फिलोसॉफी उसके बारे में आपको बताना है। और फिफ्थ यूनिट में आपको वैशेषिक और वेदांत दर्शन, जो देवता और द्वैत और अद्वैत जो फिलोसॉफी है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में पेपर 4 आता है थर्ड सेमेस्टर का। इसको देखिए दोस्तों, मेथड एंड आर्कियोलॉजी एंड हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी। यहाँ पर यूनिट 1 आती है, definition, scope and objectives of archaeology, history of Indian archaeology, यानी कि भारतीय पुरातत्व का इतिहास आपको पहली यूनिट में समझाना है। दूसरी यूनिट में आपको जो प्रमुख सर्वे हुए हैं उनके बारे में आपको बताना है। तीसरी यूनिट में आपको बताना है कि जो स्टोन्स है, टूल हैं, पोट्री है, इनके बारे में आपको बताना है। चौथी यूनिट में आपको जो हिस्टोरिकल पीरियड है उनके बारे में किस तरह से काम होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है वो आपको समझाना है। फिर पाँचवीं यूनिट में आपको क्या बताना है, स्टडी ऑफ इम्पोर्टेंट साइट्स, भीमबेटका, आदमगढ़, महर। फिर इसके यानी कि जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में आपको बताना है, जैसे इटावा हो गया, मानपुरा हो गया, फिर अलग अलग प्रकार की साइट्स हैं, इनके बारे में आपको बतानी है। अब इसके बाद में चौथे पेपर का एक और सब पेपर हो जाता है, एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो आर्कियोलॉजिकल जो जानवरों के अवशेष हैं उनसे हमें क्या पता लगता है, इसके बारे में। दूसरी यूनिट में आपको बताना है कि जो बहुत बड़े परिवर्तन आए इन्वायरमेंट में, उनके बारे में आपको बताना है। तीसरी यूनिट में आपको बताना है जनरल स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ fauna and flora, fossils and formation process, plant resides and biomarkers in human and नॉन ह्यूमन हार्ड टिश्यूज़, इसके बारे में आपको बताना है। थर्ड यूनिट में आपको बताना है कि जो मानव की जो विकास यात्रा है उसके बारे में आपको बताना है। thirdly 3D विजुअल्स, इमेज एनालिसिस एंड मटेरियल इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है। फोर्थ यूनिट में क्या है कि फोर्थ यूनिट में आपको इन्वायरमेंट बैकग्राउंड एंड होमोसेंस एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड वॉरियर्स चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि मानव जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों वो था थर्ड सेमेस्टर। तो जो मेरे पास में जो आईओ का कमेंट आया था, तो देखो भाई, अगर तुम्हारे दिमाग में पल्ले पड़ा हो और अगर तुम्हारे सिलेबस में वो टॉपिक्स हों तो ज़रूर कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा, पहले तो मुझे कुछ किताबें ख़रीदनी पड़ेंगी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं नवंबर 1 से वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दूँगा पूरी ईमानदारी के साथ में। क्योंकि मैं भी नेट JRF की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे भी वही पढ़ना है जो आपको पढ़ना है। बस इतना है कि मुझे थोड़ा डीप में पढ़ना है, तो मैं कुछ डीप में पढ़कर आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, अगर आपके सिलेबस में वो टॉपिक होंगे तो। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर में हम आ गए हैं। देखिए कहाँ से शुरुआत किए थे, कहाँ पहुँच गए हैं और कितना लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन फिर भी आप टिके हैं तो तारीफ़ तो आपकी बनती है, आप बहुत लाजवाब हैं। देखिए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 1, एंशियंट इंडियन स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्राचीन भारतीय राज्य और उनका प्रशासन। पहली यूनिट में आता है ओरिजिन ऑफ स्टेट इन एंशियंट इंडिया, टाइप ऑफ स्टेट फॉर्म, objective wise and functions,
मटेरियल स्टेट ऑफ रिपब्लिकन स्टेट, यानी कि भारत में महाजनपद काल में राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, गणराज्यों और संघों का निर्माण कैसे हुआ, ये आपको बताना है। सेकंड यूनिट में आता है द ओरिजिन ऑफ द किंग एंड वॉरियर्स थ्योरीज कंक्लूनेशन, यानी कि जो राजा है, राजा की उत्पत्ति कैसे हुई और राजा कैसे राज्य का प्रमुख बना, राजा के सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। थर्ड यूनिट में आपको विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल सिस्टम, ग्रामीण व्यवस्था, शहरी व्यवस्था, यानी कि प्रशासन व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के बारे में बताइए। फोर्थ यूनिट में आ जाता है जो फीचर ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, फीचर ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एवं हल्सा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताइए। फिर आता है फिफ्थ यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन फीचर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में कौन, पल्लवास एरा एडमिनिस्ट्रेशन, चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन एंड चोला एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद में देखिए पेपर 2 आता है सोशियो एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी कि आर्थिक और सामाजिक इतिहास प्राचीन भारत का। तो पहली यूनिट में आता है लिटरी, यानी कि साहित्यिक स्रोत है, लिटरी एविडेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, जो आता है वर्ण सिस्टम, थ्योरी ऑफ वर्ण हाइब्रिडिटी, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में आपको बताना है। सेकेंड यूनिट में आपको आश्रम व्यवस्था के बारे में बताना है और जाति व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई यह आपको बताना है। थर्ड यूनिट में आपको बताना है इम्पोर्टेंस ऑफ जो पुरुषार्थ हैं उनके बारे में आपको बताना है, और कंसेप्ट ऑफ फैमिली कंडीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या थी वो आपको बताना है। और फोर्थ यूनिट में आपको बताना है सेंटर ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, बुद्धिस्ट एजुकेशन, नालंदा, महाविहान एंड जे क्या है भैया, जो भी हो मैं बाद में समझ लूँगा। यह लिखा हुआ है तक्षशिला होगा, ये यहाँ पर बेशिला लिख दिया इनने, तक्षशिला होगा ये, ठीक है। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, लैंड ऑनरशिप एंड टैक्सेशन कैटेगरी, कॉरपोरेटिव सोसाइटी, इनके बारे में आपको बताना है। अब सेकंड पेपर में देखिए फील्ड आर्कियोलॉजी एंड ट्रेनिंग। फर्स्ट पेपर आ जाता है डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड स्कोप ऑफ रीजनल आर्कियोलॉजी, द पर्पस ऑफ आर्कियोलॉजी, एक्सप्लोरेशन, मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ट्रेडिशन एंड साइंटिफिक मेथड एक्सप्लोरेशन देम एंड इक्विपमेंट, ये आपको बताना है। सेकंड यूनिट में आ जाता है आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन, स्ट्रेटिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, मतलब कुल मिलाकर आपको आर्कियोलॉजी के बारे में ही यहाँ पर बताना है। और कुछ फिर आपको साइट्स के बारे में, आपको चाहे भीमबेटका हो, चाहे मैहर हो, फिर जो दे अलग अलग प्रकार की साइट्स के बारे में आपको बताना है। तो ये पेपर मैं आपको तभी समझा पाऊँगा जब मैं आर्कियोलॉजी से जुड़ी कोई अच्छी बुक्स खरीद लूँ। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेड, यानी कि जो सुझाव यहाँ पर राइटर्स के दिए गए हैं, इन्हीं में से किसी एक राइटर की मैं बुक खरीदूँगा और फिर पढ़ूँगा और फिर आपके लिए कुछ वीडियोस अपलोड करने का प्रयास करूँगा। फिर इसके ही अथवा में एक और पेपर आ जाता है ह्यूमन वैल्यूज़। तो ह्यूमन वैल्यूज़ को भी देखना है, तो यहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज़ कंसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, इंडियन थॉट एंड, यानी कि जो भारतीय चिंतन है उसके बारे में आपको बताना है, भारतीय दर्शन है उसके बारे में आपको बताना है, चाहे वो वैदिक हो, मौर्य हो, गुप्त एंड अर्ली मिडाइवल कल्चर हो उसके बारे में। फिर जो ह्यूमन वैल्यू इन ब्राह्मण ट्रेडिशन, ह्यूमन वैल्यूज एंड जो पंच मार्क है, वो उपन्या है एंड जो दीक्षा पर्व है उसके बारे में आपको, उपनयन है और जो दीक्षा है उसके बारे में बताइए। फोर्थ यूनिट में दिया गया है कि ह्यूमन वैल्यूज एंड सामान्य ट्रेडिशन, त्रिरत्न एंड बुद्धिस्ट एंड जैन, यानी कि जो मानव की मूल्य बौद्ध
जैन धर्म में क्या है ये बताना है। 5th यूनिट क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द इनिशिएशन, ये आपको बताना है भैया। तो मैं सच कहूँ तो इंग्लिश मेरी काफ़ी कमज़ोर है, आपने अब तक देख ही लिया होगा, लेकिन किताबें हिंदी में होती है और मुझे इतिहास से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मैं चीज़ें समझकर आपको समझा सकता हूँ। इसलिए आप ये भरोसा कर सकते हैं कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और एक अच्छा स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को समझा सकता है। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि मैं कोई टीचर हूँ या प्रोफेसर हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद सीख रहा हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को टीचर कह सकता हूँ। और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर अपने आप को टीचर नहीं मानना चाहता अगर मैं प्रोफेसर बन भी गए तो, क्योंकि एक टीचर वो होता है जो सिखाता है और एक स्टूडेंट वो होता है जो सीखता है, और मैं हमेशा सीखते रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो तक तो नहीं हुई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए 4th पेपर देखते हैं 4th सेमेस्टर का, आर्ट एंड आर्कियोलॉजी ऑफ विंध्यास आर्ट। जो विंध्यास आर्ट है उसके बारे में बताइए। पहला आता है जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ विंध्या रीजन, माउंटेन रेंज, रिवर्स एंड, यानी कि जो जो क्षेत्र है, यानी कि रीवा यूनिवर्सिटी है, जो रीवा का क्षेत्र है वो विंध्य क्षेत्र तरफ आता है, विंध्य क्षेत्र में आता है, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा रीजनल भी डाल दिया है। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे होंगे या किसी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे मध्य प्रदेश में, तो आप आसानी से समझ जाएंगे इसके बारे में। अब यहाँ पर थोड़ा सा और सेकंड यूनिट में देखते हैं, तो यहाँ पर आपको विंध्यास की जो पैलोथिक पीरियड है, जो मेसोलिथिक पीरियड है, जो नियोलिथिक पीरियड है, यहाँ पर आपको विंध्या रिलीजन की कंडीशन बतानी है। फिर आपको यहाँ पर जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में, देवर कोठार, भरहूत, मनपुर, बोंधाल, गुरगी, इनके बारे में बताना है। चौथी यूनिट में आता है हिस्ट्री ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन विंध्या रिलीजन, एंशियंट साइट ऑफ टेम्पल, जो इसमें भूमरा आता है, नचना आता है, बेला आता है, जो आता है चंद्रवृतेश्वर, ये आपको बताना है। 5th यूनिट में आपको बताना है मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विंध्या रिलीजन, माहेर, सहवाल, पतपारा, बागौर, गद्दी, खंदो, धरकुट्टी, मच्छी बिच्छी तो भैया हमने यहाँ पर अंग्रेजी की तो पूरी वाट लगा दी है। अब यहाँ पर इसका जो अगला पेपर है, इसके अथवा में जो पेपर है उसको भी देख लेते हैं। कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड डेटिंग टेक्निक्स, यानी कि जो कार्बन 14 होता है जिससे पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है, वो डेटिंग कैसे हम उसको टेक्निक को हम समझते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये 5 यूनिट उसी से जुड़ी हुई है। तो ये भी तभी मैं अच्छे से समझ पाऊँगा, समझा पाऊँगा जब मैं कोई आर्कियोलॉजी से जुड़ी किताब पढ़ूँगा, और वो मुझे ख़रीदनी पड़ेंगी, क्योंकि ना तो नेट JRF में इतना आर्कियोलॉजी से जुड़ा पूछता है, और ना ही मेरे सिलेबस में था जब मैं MA कर रहा था, तो मेरे पास वो किताबें अवेलेबल है नहीं है, लेकिन बाकी 3 पेपर तो है। अब इसके तो यहाँ पर से ये समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई भी सेमेस्टर के आप हों, ख़ास तौर पर जो आयु नाम की जो लड़की है, उसने जो मुझे कमेंट किया था, अगर आपको 3rd सेमेस्टर से जुड़े कोई भी टॉपिक्स में लगा हो कि हाँ ये हमारे सेमेस्टर में है, अगर आप किसी भी सेमेस्टर के हों तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर आपके लिए कुछ बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँगा, ये सोचकर कि मैं खुद MA फिर से कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कुछ वीडियोस और भी चाहिए हों तो वो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो अगर आप उसे देखना चाहें, क्योंकि वहाँ पर मैंने यहाँ पर इस चैनल में तो ऐसा है कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 इस तरह से प्लेलिस्ट डिवाइड की है और अलग अलग डिवाइड करके वीडियोस बनाए हैं। लेकिन उस चैनल में आपको सीधे तौर पर इतिहास की वीडियोस
1, 2, 3, 4 ऐसे क्रमांक में देखने को मिलेंगे। सीरियल से जिस तरह से इतिहास चलता है उसी हिसाब से, तो आप उस चैनल में भी जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मैं चीज़ों को आपको शॉर्ट में समझाना चाहता था, लेकिन शायद मैं नहीं समझा पाया। लेकिन अगर आपको वीडियो तब भी अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो से समझ में आई हों कि हाँ ये मेरे सिलेबस की है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। डेविड ह्यूम कहते हैं, कमजोरी, डर, उदासी आदि अंधकार के स्रोत से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए कमज़ोर मत बनिए, डरपोक भी मत बनिए, और इसलिए उदास मत होइए कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आप सोचने में ही अपनी उम्र गुजार देंगे। मेहनत कीजिए, बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, सोचिए, विचारिए, चिंतन कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट का कि हाँ जी ये हमारा सिलेबस है, तभी फ़ायदा होगा इतनी घिसी-पिटी अंग्रेज़ी बोलने का, और फिर मैं आपको हिंदी में बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।